नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सतोलॉजी के इस नए एपिसोड में। सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई। उसका विपरीत है मिथोलॉजी, जो मिथ धातु से बना है, या इसका मतलब हो गया झूठ, नकली। या फिर नकली तो अरेबिक शब्द हो गया। झूठ, काल्पनिक, असत्य, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो सतोलॉजी इसी शब्द के अंतर्गत हम लोग महाभारत रामायण पे रिसर्च कर करके बहुत सारे तथ्य आपके सामने लाते हैं। पर्पस क्या है वो तो समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब तथ्य देख के आपकी महाभारत में श्रद्धा बढ़ेगी। और महाभारत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है, तो हरिनाम में श्रद्धा बढ़ेगी। दैट इज द मेन पर्पस। नहीं तो बिना पर्पस से कुछ भी करना वो प्रैक्टिकल नहीं होता, लंबे समय तक हम कर नहीं सकते। तो इसको भी एक फैक्ट बेस्ड समझिए, और साथ में आप स्वयं पढ़िए। अगर आपको कोई भाषा, भारतीय भाषा आती है, इंग्लिश ट्रांसलेशंस जो है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका पढ़िए जो परंपरा में है। लेकिन ज्यादातर संस्कृत पढ़िए या फिर अपनी भाषा में लोकल पढ़िए। और एक बड़ा ऑथराइज वर्जन है गीता प्रेस का, जिसमें उन्होंने भंडारकर इंस्टीट्यूट के भी फैक्ट्स को उन्होंने कंबाइन किया है गीता की महाभारत में। तो उसको जरूर एक रेफरेंस के रूप में देखिए। मेरे साथ बहुत ही, मेरे अब तो बहुत अच्छे मित्र भी हैं और एक तरीके से गाइड भी हैं। और और काफी पुस्तकें लिखते हैं, उनके शोज भी आप देख चुके हैं। तो लेट अस वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्ते शैलेंद्र जी। नमस्ते नमस्ते। आपके सारे विशिष्ट दर्शकों और श्रोताओं को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं तो अब अभिभूत हूं कि मुझे इतने अच्छे दर्शक मिले हैं जो इतनी टिप्पणी करते हैं और इतना कुछ लिखते हैं। तो मेरा तो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, उत्साहवर्धन होता है। और साथ साथ आपके चैनल से मुझे अच्छा लगता है कि बौद्धिक वर्ग जुड़ा हुआ है, जो चिंतनशील वर्ग है, जो कुछ सोचता है, जो इसमें समय लगाता है। और ऐसा ये वर्ग है जो स्वयं पढ़ता भी है, तभी उस वर्ग की रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मैं तो उनका आभारी हूँ और चैनल की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं आपके ट्विटर का फीड देख रहा था बार बार। मैंने आपके सारे पिक्चर्स डाउनलोड कर लिए, जो भी आपने हस्तिनापुर गए। और बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपने हर जगह का धीरे धीरे करके पिक्चर्स डाल रहे हैं और मैंने सारे डाउनलोड करे। तो हस्तिनापुर से ही आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि हस्तिनापुर जाकर आपको कैसा लगा उधर। सबसे पहले मैं, हस्तिनापुर आप ले चल रहे हैं तो भगवान कृष्ण को याद कर लेते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो ये हस्तिनापुर जाने का एक तो आप ही स्वयं में प्रेरणा है, क्योंकि आप गए थे। और हमारे मित्र राजेश जी को लगा कि भाई आप अमेरिका से आकर हस्तिनापुर गए, वो गए नहीं। मैं एक बार 20 वर्ष पूर्व जा चुका था, इसलिए मेरा दोबारा, कहिए कि दूसरी यात्रा थी। वहां पहुंचने पर ऐसा है कि एक तो मन में ऐसा भाव आता ही है कि हम जा रहे हैं जहां वो, वही हस्तिनापुर है जहां कुरुवंश और कहिए कि पांडवों की भूमि है, इतने वीरों की भूमि रही है। और हमारा इतिहास उससे सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। तो वो एक अनुभूति तो वहां होती है जाकर। लेकिन प्रमाण जब आप देखने जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा समय देना होता है। और जब समय देंगे तो आप उससे जुड़ेंगे भी, आपको अच्छा भी लगेगा। मैं इस मामले में भाग्यशाली था कि पुरातत्व विभाग ने हमारा साथ दिया। और जो आज पांडव टीला जिसको कहते हैं, उस पांडव टीले पर कम से कम 3 4 5 जगह जो है खुदाई हुई है। और उस खुदाई में जो भवन मिल रहे हैं अंदर, वो बड़े ही, कहिए कि, प्रभावकारी हैं। वहां की जो ईंटें मिल रही हैं या पत्थर मिल रहा है, और पत्थर की कुछ आकृतियां हैं, जैसे श्रीमुख वाला एक स्तंभ मिला है, स्तंभ का हिस्सा। वो मैंने देखा तो मैं तो उसको देखकर भावुक हो गया कि भाई वो कितना पुराना है, क्या है। अभी कब कुछ कार्बन डेटिंग अभी हुई नहीं है, लेकिन जब पता चलेगी कार्बन डेटिंग तो हमें मालूम हो जाएगा कि उसका क्या काल है।
और जो मेरा अनुभव है पुरातत्व विभाग से बात करके आदित्य जी, वो क्या है कि उस टीले में आप, जैसे हम जानते हैं कि महाभारत का काल जो शास्त्रों से हमें पता चलता है लगभग 5200 5300 साल पुराना है। कलयुग जहां से शुरू हुआ है वो तो उससे भी पुराना होगा। तो आप और भी आप 100 200 400 500 साल जोड़ सकते हैं उसमें, 6000 साल कह सकते हैं। तो उसमें ना डिफरेंट लेयर से चीजें निकल रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो पांडवों के लिए ही है, बाद में भी मुझे लगता है जो प्रमाण मिल रहे हैं, अन्य शासकों ने भी उसको अपनी राजधानी बना के रखा था। और ये जो क्रम है ये आपको अभी 400 600 साल पहले तक चला है। हम्म। क्योंकि जो कभी बहुत विशाल भवन रहा होगा, महल रहा होगा, या जिस जगह पे राजधानी रही होगी, तो वो तुरंत समाप्त तो नहीं हो सकती। तो वहां पे ऐसा हुआ है। ये कहीं पे उल्लेख आता है कि गंगा जी की धारा जो है ना, थोड़ा सा उसका जो कहिए कि दिशा मुड़ गई थी एक बार महल की तरफ। तो कहते हैं कि एक बार प्रलय की तरह वहां पे हुआ था, और उससे भी हो सकता है कि बहुत कुछ डैमेज हो गया हो, नुकसान हुआ हो। लेकिन फिर भी काफी प्रमाण मिलते हैं। और उनको प्रमाणों को देख के, जैसे मैंने एक कुआं की तस्वीर लगाई है, ट्विटर पे दी है। आप आदित्य जी, अगर आपने उस कुआं को देखा होगा तो वो बड़ा दुर्लभ कुआं है। बहुत ही क्योंकि दुर्लभ। उसकी गहराई बहुत है, बहुत गहराई। और जिस तरह से उसको बनाया हुआ है, वो देख के आप दंग हो जाएंगे कि कितना गहरा कुआं है। और उसके प्रति जो लोगों की आस्था है वो बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। क्योंकि वहां पे किसी खास समय में नारियां आती हैं, स्त्रियां आती हैं, और वो उसमें से बाल्टी से पानी लेकर के अपने सर पे डालती हैं। मतलब उसको अमृत कुंड की तरह प्रयोग किया जाता है उसका। तो इस तरह से बहुत सारे हमें प्रमाण मिले, और बहुत सारे प्रमाण अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि इतनी खुदाई अभी हुई नहीं है। जो अभी जो गहराई है उसकी, आप समझिए वो जो टीला है अभी सरफेस तक भी नहीं आया है उसका, जो उसकी जो खुदाई हो रही है। तो सरफेस के नीचे भी आपको जाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा धीरे धीरे काम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अनेक वर्षों का काम है। और आपको पता ही है कि सुनौली सिनौली जो जगह है वहां पर रथ मिल चुका है। इसलिए हम तो उत्साही हैं कि भाई और भी बहुत सारे प्रमाण हमें मिलेंगे। जो आप साहित्य देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीजें तो होंगी, क्योंकि हमारे सनातन शास्त्र में मिथ्या लिखने का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न नहीं उठता, गणेश लिख रहे हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, हम दूसरा कारण ये है ना कि हम किसी को पटाना नहीं चाहते पटाना मुसलमान नहीं की था। तरफ। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ना। आपको अच्छा लगे बुरा लगे अपने घर रहिए। लेकिन हम इस ग्राउंड पे नहीं आपको बुलाना चाहते कि नहीं देखो जी हमारे भगवान कृष्ण ने क्या कर दिया, आ जाओ। वो जो है हमारे लिए है। बिल्कुल। इसलिए हमारे शास्त्रों में सत्य लिखा गया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में और भी उसमें से चीजें जो है निकलेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है। और एक एक तरह का इतिहास का पुनर्निर्माण होगा। जो आप कह रहे हैं कि भाई प्रमाण सहित इतिहास, अभी आपके पास महाभारत है या अन्य ग्रंथ है, उसके बाद आप कहेंगे कि ये भी हमारे पास पूरा तात्विक साक्ष्य भी है जो किसी को आप दिखा सकते हैं। और पूरी एक पुस्तक, वो हमने अभी तक ट्विटर पे नहीं किया है, लेकिन पूरी एक पुस्तक हमें मिल गई है पुरातत्व विभाग से। अरे और वाह। उसमें जो बड़ी ही उच्च कोटि की सामग्री मिली है, उसकी तस्वीरें लगी हुई है, फोटो है उसकी। हम उसका विश्लेषण करेंगे। और आपको आदित्य जी, आप झूम जाएंगे जब आप उसके बारे में देखेंगे तो कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसमें से निकली हैं, जो संभवतः महाभारत काल के बाद की चीजें होंगी तब इतनी अच्छी है। और भी अच्छी चीजें हो सकती हैं जो हमारे धरती के गर्भ में छुपी हुई हैं, और उसके लिए प्रयास करना है। और मुझे आशा है कि पुरातत्व विभाग भी लगेगा। और मैंने जो एक सुझाव दिया है कि हस्तिनापुर का नाम सारे विश्व में फैले, इसके लिए मेरठ जिले का नाम हस्तिनापुर कीजिए। जैसे अयोध्या एक जिला है, वो आपको आश्चर्य होगा कि ये नवाबों के समय में, आप सोचिए अयोध्या से विशेष स्थान हमारे देश में क्या हो सकता है। लेकिन उस अयोध्या को नवाबों ने, लखनऊ के नवाबों ने अयोध्या को फैजाबाद कर दिया। हम्म। और उस फैजाबाद जिले में अयोध्या नाम का एक नगर बच गया। अब सरकार ने उसका क्या किया है, उस फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया। तो अब फैजा नाम का कोई स्थान हमारे पास नहीं है। नहीं। जैसे इलाहाबाद नाम का कोई स्थान नहीं है। भाई आप उसको प्रयागराज, जो
कहिए कि इतना महत्वपूर्ण स्थान, उसको आपने अल्लाह का बात कर दिया। यानी कि अल्लाह का स्थान कर दिया, उससे अल्लाह का क्या लेना देना है भाई? अल्लाह तो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है। तो अल्लाह के इसलिए उस, बाद। हाँ, अल्लाह के बाद, इसलिए वो जो हमारे लिए, मैं मानता हूं कि हस्तिनापुर का नाम तब होगा। आज तो एक छोटा गांव है वहां पर, आप उसको जिले का नाम बना दीजिए, और उसके बाद में और भी चीजें चीजें ऐसी कीजिए जिससे कि हस्तिनापुर पूरे विश्व में, क्योंकि मैं महाभारत पढ़ रहा था आदित्य जी, वो भी आपकी प्रेरणा है उसकी। तो महाभारत में एक जगह जब हस्तिनापुर का उल्लेख आता है, तो आता यह है कि संभवतः संसार में ऐसी कोई राजधानी नहीं थी बिल्कुल उस नहीं। समय में। तो उसमें आप सोचिए कि जहां हजारों घोड़े, सैकड़ों हाथी चिघाड़ रहे होंगे, क्या दृश्य होगा उस महल का, बिल्कुल। उस राजप्रासाद का, जहां पर कि लाखों लोग रहते होंगे। और उसके बाद की राजधानी आप चले आइए तो इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बनाया है, तो उसका भी अपना एक अलग महत्व था। लेकिन हस्तिनापुर का इतिहास बहुत ही पुराना है। बहुत हम पुराना। जो महाभारत देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसके बहुत पूर्व का स्थान है। उसका नाम भी एक हस्ती नाम का राजा हुआ था। जी महाराज, उस, 5 जनरेशन है हाँ, उसके पहले, 5 जनरेशन। हाँ, तो उस महाराज के नाम पर, उस राजा के नाम पर जो है हस्तिनापुर नगर बसा है। इसलिए उसकी जो प्राचीनता है, मैंने एक ट्वीट में लिखा भी है, उसकी प्राचीनता, ऐतिहासिकता और उसके महात्म्य को ध्यान में रखते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम हस्तिनापुर का नाम संसार में चारों ओर फैलाएं। बिल्कुल। क्योंकि जम्बू द्वीप की राजधानी था हाँ। वो वो सामान्य स्थान नहीं है, जम्बू बिल्कुल। द्वीप की राजधानी है। मैं नहीं समझता कि भारत जितना विशाल जो जम्बू द्वीप है, जिसको आप महाभारत कहिए, बृहद भारत कहिए, तो या अखंड भारत कहिए, उस भारत की इतने विशाल, कहिए कि भूखंड की राजधानी हस्तिनापुर, जहां से आपने स्वयं दिखाया है नकुल सहदेव और भीम को यात्रा करते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इस इतने महत्वपूर्ण स्थान को हम अपनी स्मृतियों में ओझल नहीं होने दें, और इसके लिए बहुत कुछ करें, और विशेषकर बौद्धिक वर्ग पर तो ज्यादा भार है कि वो इसके लिए उपयुक्त उपाय करें। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हसनापुर से पूर्वी दक्षिणी, मैं दक्षिणी पूर्वी नहीं बोल रहा हूँ, पूर्वी दक्षिणी, सॉरी, पश्चिमी दक्षिणी दिशा से पे 5 कुंड हैं जो परशुराम ने बनाए हैं। हम्म, फिर उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फिर उस दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में नाव, उधर उपलव्य। तो ये सब हेविली पॉपुलेटेड एरिया है, हेविली पॉपुलेटेड। मत्स्य कौशल, फिर उसके बाद जो राज्य हैं, दूसरे राज्य आ गए, मत्स्य कौशल, कौशल मत्स्य, और उसके पीछे राज्य आ गए द्वारका तक। हम्म, हेविली ट्रैवर्स्ड एरिया है, हेविली ट्रैफिक है वहां पे, हेवी ट्रैफिक है। और साथ में उधर सिंधु देश भी पास में है, पश्चिमी दिशा में। तो इस तरह, तो उसके आसपास का सारा रिलेशनशिप एक तरीके का ही है। उसके पूर्वी, उसके उत्तरी दिशा में है आपका हिमालय। पहले तो शिवालिक है, फिर हिमालय है, फिर उसका हेमवंत है, फिर उसके बाद आपका हरिवर्ष है, फिर मेरुवर्ष है। और मेरुवर्ष के ऊपर है उत्तर कुरु। उत्तर पूर्व। उत्तर कुरु वहां पे आ गया। फिर उसके उत्तरी पश्चिमी दिशा में है केकई, मतलब है, क्योंकि आज का जो पाकिस्तान है वो तो तब था ही नहीं, पाकिस्तान वॉज भारत ओनली, तो उसका वर्णन इतना नहीं है। तो कैके, फिर उसके बाद आपका उत्तर मध्य, फिर उसके दक्षिणी दिशा में पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिम, मतलब पश्चिमी दिशा में सीधा आपका पारसिक हो गया। फिर उसके बाद, तो इस तरह है। तो ये तो पश्चिमी दिशा हो गया, आज हमको पूर्वी दिशा में जाना है। तो अब यहां से अब और दूसरा उसका एक कॉमन रेफरेंस है। तो मैं, बड़ा आश्चर्य होता है, आपने तो रामायण पढ़ी है, कि रामायण में भी सुग्रीव की सेनाएं सबसे पहले जो उत्तरी दिशा में जाने वाली है, सब लोग पहले किष्किंधा से हस्तिनापुर आए, उस तरफ आए, और फिर वहां से डिवाइड हुए सब लोग, क्योंकि वहां से डायरेक्शन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अगर वो किष्किंधा से करते हैं, दोनों साइड समुद्र आ जाता है। लेकिन जब हस्तिनापुर से जाएंगे तो कहीं भी समुद्र नहीं है, कंबोडिया तक समुद्र नहीं है, और इधर अफ्रीका के कोस्ट तक समुद्र नहीं है। तो अफ्रीका की लाइन भी सेम आ गई। ये आजकल तो हमने भूगोल को दिखाया हुआ इस तरह है, तो ऐसा लगता है कर्व हो गया। लेकिन अगर हम अफ्रीका को देखें तो पूरा एक ही लाइन में आता है, कोस्ट तक, घाना तक, एक ही लाइन में आ रहा है।
29 डिग्रीज लैटिट्यूड। घाना तो काफी नीचे हो गया, बट अल्जीरिया और इस तरफ की तरफ चला जाएगा। तो अच्छा, अभी यहाँ से पूर्वी दिशा में हम चल रहे हैं, है ना? तो हस्तिनापुर से हाँ। हम लोग पूर्वी दिशा में निकले, तो पूर्वी उत्तरी में नेपाल आ गया, और हम जा रहे हैं फिर मगध आया बाद में। मगध, फिर अंग, बंग, और उसके बाद दूसरे राष्ट्र शुरू हुए। बंग से आगे हम बढ़ रहे हैं। बंग से आगे चलेंगे क्योंकि बंग बंग भी आजकल तो ऐसे आप आर्टिफिशियल। खाली ये बताइए, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शेयर करिए। 1 मिनट रुकिए। यस। अच्छा, लोगों को ये भी आश्चर्य होगा, जो आज का जो बर्मा है, ये तो ब्रह्म देश था, ब्रह्म की पूजा होती थी, हाँ सिर्फ हाँ हाँ, पुष्करी एक बिल्कुल जगह नहीं बिल्कुल ब्रह्मदेश। थी। तो उसको भी बंग में ही माना गया है, कोई अलग नहीं माना गया, वो भी बंग में आ गया। तो उस मणिपुर के राजाओं के अधीन था पूरा वो। मणिपुर, वो आजकल तो मणिपुर को काट देते हैं आधा, मणिपुर तो पूरा पूरी दिशा तक जाता है। हम्म। मणिपुर हो गया, और ये ये बताइए, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो उसको सिर्फ उसी स्क्रीन को बड़ा करिए। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, परफेक्ट। ये मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ हाँ, कि मैंने स्वयं अध्ययन किया, हाँ, तो मुझे इस बात का ज्ञान हुआ, क्योंकि सामान्यतः इस चीज का ज्ञान लोगों को नहीं होता है। हम्म, आप जो अभी बात कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, जो बिल्कुल। आप ब्रह्मदेश कह रहे हैं, आज के म्यांमार को या बर्मा को, हाँ। उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो कंबोडिया के अधीन था। हम्म। कंबोडिया जो है बहुत बड़ा देश हुआ करता था। और दक्षिण पूर्व जो एशिया, जो एशिया तो मुझे शब्द ही नहीं कहना चाहिए, इन लोगों ने गलत नाम रखा है, लेकिन जो भी है, हमारे पूर्व में सबसे पहले जिसको आप सनातनी या हिंदू साम्राज्य कहते हैं, वो कंबोडिया ही है। और ये जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं पट्टी, ये पट्टी आज वियतनाम है, तब नहीं होता था, जो चंपा था। और इधर का जो आप देख रहे हैं, ये आपको थाईलैंड है। और इधर जो है वो आपको लाओस है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आज का वियतनाम, आज का लाओस, आज का थाईलैंड और आज का म्यांमार, इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कंबोडिया के पास था। कंबोडिया बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये इस आपको मानचित्र से थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा आपको। दूसरा मैं दिखाता हूं कि ये अभी का कंबोडिया है। इसमें कुछ चीजें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। वो क्या है? आप देखेंगे कि जगह जगह जो एक शब्द आएगा वो है श्रे, SRE। ये आपको बहुत सारे नाम में आपको मिल जाएगा SRE। कि जितने SRE हैं, यहां भी SRE है। ये SRE का मतलब है श्री। यहां पर इतना अधिक प्रभाव था हिंदू धर्म का, नहीं, सनातन लोकल धर्म का। कंबोडियन लैंग्वेज को सुनेंगे तो श्री है हर जगह, श्री। हाँ, तो ये इसको इंग्लिश में दिखाने प्रॉब्लम में, है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है इधर। हाँ, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये संयोग से आज भी है ये स्थिति। और एक दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखिए आप, ये कमाल का है। ये मुश्किल से 8-9 साल पहले का ये मानचित्र है जो बनाया गया है। आप देखिए, जिसको आज आप वियतनाम कह रहे हैं, जो पहले चंपा था, यहां पे देखिए, इसका नाम देखिए, ये है इंद्रपुरा। इसके नीचे है विजया। इसके नीचे है कौठार, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे ताज्जुब की पांडुरंगा। बात है, ये पांडुरंगा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये क्या क्या स्थान है जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण जो है, एक सज्जन गए थे वहां, जिन्होंने, कहते हैं कि इसकी एक हिसाब से कंबोडिया उन्हीं के नाम पे है। उस व्यक्ति का नाम था कौंडिन्य। तो कौंडिन्य नाम के जो ब्राह्मण हैं, वो बहुत ही अधिक विद्वान और समर्थ व्यक्ति। और ये आज का मैं दिखा रहा हूं मानचित्र कि आज ये जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पूर्व दिशा में जाने की, उसके लिए मैं कह रहा हूं आदित्य जी, आज मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूं, और संभवतः इसको दुनिया में लोग देखेंगे, उनको बड़ा आश्चर्य होगा जान के कि हम क्यों वास्को डिगामा और कोलंबस की बात करें।
उनके लिए कहा जाता है कि पहली बार वो तटीय क्षेत्र को छोड़ के डायरेक्ट यहां से यहां आ गए थे, इस तरह की बात की जाती है वास्को डी गामा के लिए। और उसके लिए बात की जाती है कोलंबस के लिए कि पूरा वो जो अटलांटिक है उसको पार किया था। आप ये देखिए कि ये जो हमारा भारत है, इसमें उड़ीसा से लेके आज का तमिलनाडु, इतने स्थान के लोगों ने जाकर के कंबोडिया को कंबोडिया बनाया। और ये आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से जो जहाज जाता था उसके विषय में पश्चिम के जो लेखक हैं उन तक ने लिखा है कि ये जो अपने जहाज हैं ये ले आते थे अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार यहां पे है, यहां से सीधा यहां आते थे। इसका मतलब है वो तटीय से नहीं जाते थे कि ऐसे बांग्लादेश जो आज देख रहे हैं या म्यांमार देख ऐसे ऐसे आते नहीं, ये सीधा यहां से आते थे। अब आप मुझे बताइए उनका दिशा ज्ञान, उनका कंपास, उनकी जो प्रकृति की समझ होती है, सूर्य की, चंद्रमा की, दिन की, रात की। और आज भी जो पश्चिम के लेखक हैं वो कहते हैं कि बहुत कठिन यात्रा हुई होगी। और यहाँ पे एक पतला सा कटाव है, इस कटाव से उनका जहाज पार करता था। और ये जो आप देख रहे हैं इतना विशाल क्षेत्र, ये विशाल क्षेत्र जो है ये कंबोडिया साम्राज्य था, जिसको आप खमेर साम्राज्य कहते हैं। और यहां तक कि उनसे इनका संबंध था श्री विजय का, शैलेंद्र एम्पायर का, इस सब का इनका संबंध था। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, इससे आपको थोड़ी समझ हो जाएगी कि हम क्या कहने जा रहे हैं। यह एक ऐसा देश है आदित्य जी, जहां पर सनातन का कैसा प्रभाव रहा, उस पर मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, आप खुद गदगद हो जाएंगे। इसमें देखिए 1000 से अधिक वर्ष तक, मतलब हमारा तो जो भारतीय यहाँ गए होंगे उनका प्रभाव तो लगभग 2000 वर्ष भी आप कह सकते हैं, उसके पूर्व भी कह सकते हैं। लेकिन जिसको आप कहेंगे बहुत बड़ा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य, वो 600 वर्षों तक रहा, और उससे थोड़ा छोटा करें तो 1000 वर्षों तक। इसमें मैं समय बता रहा हूं 802 से लेके 1431, यानी ठीक 600 सालों तक यहां पर जो खमेर साम्राज्य है उनकी, उसकी कहिए कि उसका चरम था, वो अपनी ऊंचाई पर था साम्राज्य। और इस अवधि में वहां 26 राजा हुए, एक से एक राजा हुए हैं। जिन राजाओं के समय में, और आप तो वहां गए भी हुए हैं, उसका उल्लेख मैं करूंगा, अंकोर वाट मंदिर वगैरह, इन राजाओं ने उस मंदिर का या अन्य मंदिरों का निर्माण किया। इनमें 3 बड़े प्रमुख राजा हैं, जयवर्मन एक, जयवर्मन दो और सूर्यवर्मन। इन राजाओं ने विशाल क्षेत्र में, जो कि लगभग 1200-1300 हेक्टेयर कहिए कि भूमि होगी, उसमें संसार का सबसे बड़ा मंदिर परिसर आप कह सकते हैं, जिसका निर्माण इन्होंने किया है। उससे आपको थोड़ा सा ये भी ज्ञान हो जाएगा, समझ में आएगी बात कि इतना विशाल जो संसार का सबसे बड़ा मंदिर का परिसर है, उसमें कितना धन लगा होगा, उसमें कितनी ऊर्जा लगी होगी, कितनी योजना बनाई गई होगी, कितने ब्राह्मण पंडित होंगे, कितने पुजारी होंगे, कैसा कैसा काम किया होगा। कल्पना मात्र से ही आपके शरीर में रोमांच आ जाएगा, और आप सोच के हर्ष होगा, गर्व होगा कि हम उस सनातन के प्रतिनिधि हैं, या अपने उन पुरखों के वंशज हैं जिन्होंने इतना चमत्कार पूर्ण कार्य किया था। भारतीयता का जो प्रभाव है वो कितना अधिक है, इसके लिए आप देखिए वहां की कोई ऐसी कला नहीं है जिस पर भारतीयता का प्रभाव ना हो, भारतीयता की छाप ना हो। वर्णमाला, वहां की जो भाषा की वर्णमाला है, वो हमारी भारतीयता से ही प्रभावित है, या भारतीयता के कारण ही उस वर्णमाला का जन्म हुआ है। दूसरा यह है साथ साथ में कि संस्कृत का भी बहुत प्रभाव रहा है, और संस्कृत के वहां पे अभिलेख हैं, 1-2 नहीं ढेरों, इसलिए संस्कृत का भी प्रचलन रहा वहां। और वहां के लोगों ने भारतीयता को, भारत के लोगों को, भारत से जो व्यापारी गए, भारत से जो पंडित गए, भारत से जो राजन्य वर्ग के लोग गए, या भारत से और भी जिसको कहिए कि आप शासन प्रशासन में जो निपुण लोग, सबका इतना सहर्ष स्वागत किया, उनका इतना अभिनंदन किया कि संसार में ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा आदित्य जी। जहां ईसाई गए, मुसलमान गए, उन्होंने कैसे लोगों को मारा, काटा, उपद्रव किया,
स्थानीय लोगों का खत्म कर दिया। इसके ठीक उलट मैं इसीलिए इस पर बात कर रहा हूं कि ऐसी चीज आप जो है सोच नहीं सकते कि भारत ने क्या मतलब कितना बड़ा काम किया है विश्व में, जिसका उदाहरण आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। कोई शायद ही कोई और सभ्यता होगी जो सभ्यता इस तरह का काम करती हो और लोगों के लोगों की स्मृतियों में। और आज भी की बात है कि कंबोडिया अपने आप में कहिए कि पूर्ण भारतीय कहिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित समाज है और इस बात का उनको गर्व है। और आज जो वो बौद्ध बने हैं उसके बारे में मैं उल्लेख करूंगा, वो तो अभी की बात है, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म वहां गया, जो संस्कृति गई और हमारी आर्थिक व्यवस्था गई, उसका जो गुणगान है, और वहां के लेखक हों या नेत्र लेखक हों, वो जो लिखते हैं आप दंग रह जाएंगे उसके बारे में सुन करके। लेकिन अब इसमें इतिहास पर थोड़ा सा और समय देता हूं, फिर मैं वर्तमान पर आने की का प्रयास करूंगा कि यह भारत का कहिए कि पूर्व में प्राचीनतम राज्य है कंबोडिया, जिसको खमेर साम्राज्य कहा जाता है। और आज भी उनकी भाषा में संस्कृत के तत्व हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा, अनेक उदाहरण है मेरे सामने, मैंने आपको मानचित्र पे नाम दिखाए हैं। लेकिन आज भी कंबोडिया में सैनिक को योद्धा कहा जाता है। अब आप ये बात सोचिए कि योद्धा शब्द चल रहा है वहां पर, और जो अभी हाल फिलहाल तक वहां के राजा थे उनका नाम था नरोत्तम सिंहानुक। नरोत्तम को ही वो वहां पे नरोदम करते हैं, नरोदम कर देते, इसलिए वो ज्यादा अंतर नहीं है। तो हमारे देश में भी आप जाएंगे बंगाल में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, अंतर हो जाता है, लेकिन वो नरोत्तम है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारा प्रभाव का उदाहरण है जो आज भी है वहां पे। उससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में ऐसा था कि एक सेकंड, हाँ क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ हो गया। यहां पे क्या महत्वपूर्ण है कि वहां चावल के लिए बहुत उपयुक्त भूमि थी। तो चावल की या यानी जिसको धान कहते हैं हम, उसकी जो खेती होती थी, तो वहां के जो स्थानीय लोग थे अपनी परंपरा से एक एक फसल उगाते थे, सिंगल क्रॉप, एक बार में, साल में। जब भारतीय लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सिंचाई की इतनी उत्तम व्यवस्था की कि उनमें से बहुत सारे प्रमाण अभी भी उपलब्ध हैं वहां पर, कि उन्होंने कृत्रिम झील बनवाई, सिंचाई की व्यवस्था के लिए फिर नहर बनाई, और सालों भर खेत को पानी मिलता रहे ऐसा प्रबंध कर दिया। परिणाम इसका यह हुआ कि एक वर्ष में भारतीय लोगों की मदद से 3 फसलें उगाई जाने लगी। और यह जो क्षेत्र खमेर साम्राज्य का है, यहां धन धान्य से लोग परिपूर्ण हो गए, समृद्धि इतनी बढ़ गई, व्यापार इतना बढ़ गया, और सोना चांदी इतनी हो गई कि आपकी बात मैं कह रहा हूं और आप पूर्व दिशा करते हैं। भारत के साहित्य में, भारत के शास्त्रों में पूरब के देश को, क्षेत्र को स्वर्ण भूमि कहा गया है। उसका एक कारण यही है क्योंकि भारत के लोगों ने उसको स्वर्ण भूमि बनाया। दूसरा नाम उसका हम देते हैं सुवर्ण भूमि। और ये आप समझिए कि अति समृद्धि की स्थिति वहां पर हुई। इसी का परिणाम है कि यहां योद्धा भी लोग हुए, अपने अड़ोस पड़ोस के राज्यों को उन्होंने पराजित भी किया, और 600 वर्षों तक एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करके उसको चलाते रहे। और उस बीच में इतने बड़े बड़े मंदिर परिसरों का निर्माण किया। ये मंदिर जो हैं आपको 7वीं 8वीं शताब्दी से ही बनने शुरू हो जाते हैं, जो 12वीं 13वीं तक जाते जाते इनकी ये चरम पर पहुंचते हैं। इनमें जो सर प्रमुख मंदिर हैं वो भगवान शिव के और भगवान विष्णु के हैं। भगवान शिव के लिए एक राजा है, उन्होंने इसका
उस पर काफी कहिए कि वो उपासक थे, तो उन्होंने उसको काफी बल भी दिया है। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के, और कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने महात्मा बुद्ध और उनके मंदिर, उसका भी निर्माण करवाया। तो ये अपने आप में विलक्षण इतिहास है इसका। अब अब समस्या यह है कि इतने प्रखर कहिए कि एक साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ, और उस पर हम आज आ रहे हैं। ये सारी बातें क्यों हैं? तो इसका कहा जाता है कि एक कारण तो यह है कि चूंकि थाईलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा कंबोडिया ने लिया हुआ था, इस बीच में थाईलैंड में जो शासक थे, जो राजा थे, वो बलशाली हो गए, और वो जो है कंबोडिया की तरफ उनका कहिए कि विस्तार होना शुरू हुआ। उसी तरह से चंपा, जो आज कंबोडिया है और वियतनाम है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये 19वीं शताब्दी तक चंपा था। इसको वियतनाम बनाने में, या ये जो नाम जो बिगड़ रहा है, इसके पीछे ईसाई समुदाय है। ईसाई समुदाय संसार में कभी नहीं चाहता कि भारतीय शब्द, भारतीय नाम, भारतीय संज्ञाएं संसार में चले। इसलिए जो है वियतनाम नाम का एक देश बना है, अन्यथा वो 19वीं शताब्दी में भी चंपा था। तो उसका भी, वो भी उसका प्रसार होने लगा, फैलाव होने लगा। परिणाम यह हुआ कि कंबोडिया सिकुड़ गया, छोटा हो गया। इस छोटे कंबोडिया में फिर क्या है कि धन धान्य की कमी भी होने लगी, सिंचाई का भी की भी समस्या हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वातावरण भी बदल गया, और इसमें 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक के समय को अंधा युग कहते हैं, यानी डार्क एज कहते हैं, जहां पर कोई उल्लेखनीय कार्य कंबोडिया में नहीं। और 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस जो है वो कंबोडिया को एक हिसाब से अपने अधिकार में ले लिया, और उसका वो संरक्षक बन गया। वो जो प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता है वैसा बन गया। और ये मध्य में फ्रांस जब उसके ऊपर हावी हुआ, यह जो क्रम है ये 1963 तक चला है, लंबा चला है, 53 तक या 63 तक चला है। और इस बीच में जो घटनाएं घटी हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं दूं ताकि क्रम बना रहे और हमें समझने में आसानी हो। क्योंकि असली जो मुख्य जो वास्तविक आज का हमारा विषय है, वह है एक मानव वेश में जन्म लेने वाला एक दानव, एक नरपिशाच। उसका नाम है, उसका जो असली नाम है, वास्तविक नाम है, वह है सलोथ सार। लेकिन वह व्यक्ति सलोथ सार नाम से नहीं जाना जाता, वह जाना जाता है पोल पॉट के नाम से। जिस व्यक्ति ने 3 वर्ष 8 महीने, मतलब यह है कि 36 और 8 को जोड़ दीजिए तो मात्र 44 महीने में कम से कम 20 लाख लोगों की हत्या की है। ये संसार में इतने कम समय में बहुत कम उदाहरण मिलता है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्यों का इतनी बड़ी संख्या में हत्या की गई हो। हत्या शब्द छोटा छोटा है, ऐसा भीषण नरसंहार हुआ। और यही हमारा विषय है। तो ये हुआ कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ, इस पर हम आते हैं, विचार करते हैं। तो हुआ यह कि 1945 में जापान ने कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया, और उस समय फ्रांस वहां से भाग गया। जैसा आप जानते हैं कि हमारे पूर्व की दिशा में जहां जहां भी अंग्रेज थे, फ्रेंच थे या अमेरिकन थे, वो सब भाग खड़े हुए, क्योंकि जापान यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में था। जापान ने इस पर हमला कर दिया, और जापान ने ही जो उस समय का राजा था उसको हटा के एक बड़ा ही युवक, उसी राज परिवार में कोई होगा जिसका नाम है नरोत्तम सिंहनुक, वो एकदम नरोत्तम सिंहनुक उस समय युवा थे, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया जापान। तो नरोत्तम सिंहानुक के कहिए कि अधीन वह शासन चलने लगा। 1 वर्ष के अंदर ही, जैसे आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हो गई थी, जापान तो वहां से चला गया, फ्रांस फिर आ गया, और फ्रांस जो है के अधीन फिर से वो शासन हो गया। और यह शासन जो है चलता रहा। ये आपको 1963 में जाकर के एक समझौता हुआ है, नरोत्तम सिंहनुक ने किया है, और वो कहिए कि बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही, लेकिन फ्रांस वहां से चला गया, और कंबोडिया कहिए पूर्णतः आजाद हो गया, पूर्णतः स्वतंत्र हो गया।
ये आपको 1963 तक का विषय है। अब यह है कि ये पोल पॉट कौन है, ये कहां से आया, क्यों ऐसा हुआ। तो 63 से जब नरोत्तम सिंहनुक का शासन चल रहा था, तो हुआ यह कि ये अलोकप्रिय हो गए राजा। अलोकप्रिय होने के भी अनेक कारण थे, क्योंकि उस समय तक आप जानते हैं कि चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इन सारे देशों में, और सबसे बड़ा तो आपको दैत्याकार जिसको कहते हैं सोवियत संघ, और उसके बाद सोवियत संघ के पश्चिम में जितने देश हैं, जिसको हम पूर्वी यूरोपीय देश कहते हैं, यहां सर्वत्र जो है कम्युनिज्म का राज था। तो ये बिल्कुल अस्वाभाविक होगा कि इसका प्रभाव कंबोडिया पर न पड़े, क्योंकि जो वियतनाम का पड़ोसी है। और दूसरा ये भी हुआ था कि वियतनाम के लाखों लोग, क्योंकि दक्षिण वियतनाम उत्तरी वियतनाम में युद्ध हो रहा था, जिसमें अमेरिका, आप जानते हैं अमेरिका वियतनाम युद्ध हुआ है, अमेरिका वहां पर था। इसलिए जो कम्युनिज्म है उसका बड़ी तेजी से प्रसार कंबोडिया में हुआ। कहते तो लोग ये भी हैं कि जो नरोत्तम सिंहानुक है, उन्होंने भी कम्युनिज्म को एक हिसाब से, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे उनको अपने में मिलाने का प्रयास किया, लेकिन वो बात बनी नहीं। और जो इसको कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया, उस समय जो फ्रांस है या बाहर के देश के लोग हैं, वो कंबोडिया को कंपूचिया कहते थे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो बाहर के राजा होते हैं, विशेषकर जो ईसाई देश हैं, वो स्थानीय नाम बदल देते हैं। वो हमारे देश का नाम हो, कहीं का भी हो, क्योंकि उनको इसी में आनंद आता है। जबकि मैं मानता हूं ये सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत बुरी बात है। और वो फ्रांस ने किया। तो वहां पर फ्रांस के ही समय में, जो उसके निकल जाने के बाद नरोत्तम सिंहानुक है, उनकी स्थिति डवाडोल हो गई, कमजोर होने लगी। तो कमजोर होने पर क्या हुआ, उन्हीं का एक नोल नाम का एक जो उनका अधिकारी था, उस व्यक्ति ने उनको अपदस्थ कर दिया। तो नरोत्तम सिंहनुक वहां से चीन चले गए, और चीन ही रहे बहुत सालों तक, और इसका राज शुरू हो गया। इसका जो राज शुरू होता है, उसके बाद में राज के नतीजे में हुआ यह कि एक तरह से गृहयुद्ध शुरू हो गया। तो अब दो तरह के हिस्से बन गए कंबोडिया में। एक जो नरोत्तम सिंहानुक की सरकार थी, उसका कहिए कि उसकी व्यवस्था थी। दूसरी ओर जो कम्युनिस्ट थे, जो फैलने का प्रयास कर रहे थे, उनके और इनके बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। भयंकर सिविल वॉर शुरू हो गया। और यह जो सिविल वॉर है, ये 1975 तक चला है। इस सिविल वॉर में मैं कुछ उदाहरण दूंगा, क्योंकि एक तरफ का जो नेता हो गया या हेड हो गया, वो तो नरोत्तम सिंहानुक की सरकार के हो गए, नोल। और दूसरी ओर जो लीडर था, जो जो उसका प्रमुख था, वो था पोल पॉट। पोल पॉट के विषय विषय में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। इसके विषय में संसार में जो लेखक हैं जिन्होंने इस पर लिखा है, उनका कहना है कि वो बहुत ही साधारण व्यक्ति था। कोई उसमें प्रखर प्रतिभा नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी को या कम्युनिज्म को कितना समझा था, इसके विषय में भी लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन वो कितना बड़ा दैत्य था या कितना बड़ा पिशाच था, कितने लोगों को मार सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं उस व्यक्ति के विषय। उसके विषय में और विशेष जानकारी लोगों को इसलिए नहीं है कि वो शायद ही कभी उसने कोई प्रेस को संबोधित किया हो, शायद ही उसने कभी कुछ लिखा हो। जो अपनी पार्टी में भी लोगों को संबोधित करता था, वो भी कभी सार्वजनिक नहीं था। कहते हैं कि शायद एक बार ही जिंदगी में उसने सार्वजनिक रूप से कुछ संबोधित किया है, और एक आध बार ही किसी से उसने बात की है। उसकी फोटो भी आपको बहुत नहीं मिलेगी। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पर एक दो फोटो मेरे पास है, कुछ फोटो मिल जाती हैं, वो फोटो मैं आपको दिखाता भी हूँ, तो आपको थोड़ा सा रोचक लगेगा। कि ये देखिए, ये है ये है पोल पॉट, ये। और ये आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये आप देख के दंग रह जाएंगे कि ये मानव खोपड़ियां हैं। और जो ये ऐसा ऐसा दृश्य संसार में संभवतः नहीं मिलेगा। और आज भी मानव खोपड़ियों को रखा गया है वहां पे। एक ये सारे मानव खोपड़ियां आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। ये सब आपका मन विचलित करने वाला दृश्य है। ये मानव खोपड़ियां भी हैं और सारी हड्डियां भी हैं।
और साथ में मैं वो एक बार अंकोर वाट मंदिर भी दिखा दूं, जो ये पैनोरमा व्यू है, दूर से ली गई तस्वीर है ये। इससे विशालता इसकी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो है ये पोल पॉट के बारे में बता रहा था। अब हुआ कैसे कैसे, इसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दूं विस्तार से। कि पोल पॉट नामक जो आदमी था वो सन की आदमी था, ऐसा व्यक्ति सन की होता है। उसका कहना यह था कि जो काम मार्क्स ने नहीं किया है, लेनिन ने नहीं किया है, स्टालिन ने नहीं किया है, माओ ने नहीं किया है, वो सारे काम मैं करके दिखा दूंगा। ये देखिए, ये उस व्यक्ति की समझ है। और उसका कहना यह था कि जिसको कहते हैं ना कंप्लीट कम्युनिज्म, यानी कि पूर्ण साम्यवाद। वो कहता है कि ये चीन में क्या आया है, कुछ नहीं आया है। ये सोवियत संघ में आया, कुछ नहीं आया है। मैं तो उससे आगे बढ़कर काम करूंगा, और इतिहास में जो मेरा नाम है, वो जो मैंने जितने नाम लिए हैं, मार्क्स, लेनिन और माओ, इनसे भी ऊपर लिखा जाएगा। ये उसकी एक तरह से कहिए सनकी पने का उसका एक उदाहरण था। उसने हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है ये विषय, इसलिए कि एक तो भारत के बहुत निकट सनातन धर्मी देश, उसमें कोई ऐसा पिशाच जन्म ले ले, ये हमारे लिए बहुत ही कहिए कि आश्चर्य की बात है और शोध का विषय। जो व्यक्ति इस तरह उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा हिस्सा रहा है, हमारा अंग रहा है। और मैं तो मानता हूं कि आज भी वह देश भारतीयता से ओतप्रोत, उसमें यह व्यक्ति कैसे पैदा हो, ये ऐसा नरपिशाच क्यों पैदा। तो इसके बारे में ये व्यक्ति स्वयं जो काम कर रहा था, उसमें देखिए कि घटना यह है कि पहले जो गृहयुद्ध हुआ, उस गृहयुद्ध में इसने अपने विपक्ष के लोगों को या उनका जो संहार किया है, वो भी अपने आप में डराने वाली बात है। हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को, क्योंकि ये देखिए छोटा देश है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय वहां पर कंबोडिया की जो जनसंख्या वो मात्र 80 लाख। 80 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों की हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो आप समझिए कि हर चौथा व्यक्ति मर गया। यह जो मृत्यु है, इसका मतलब होगा संभवतः कोई परिवार नहीं बचा होगा जहां पर कि कोई व्यक्ति न मारा गया हो या मर न गया हो। ये जिसकी व्यापकता है, इसकी जो गंभीरता है, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। और उसके लिए जो एक व्यक्ति सबसे अधिक उत्तरदायी है, वो पोल पॉट है। तो उसने क्या किया, सिविल जो 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 सिविल वॉर था, युद्ध, उसमें ही उसने दिखा दिया, अपना एक संकेत दे दिया कि कल को यदि वो प्रमुख बनता है तो क्या काम करेगा। उसमें एक उदाहरण देता हूं। उसमें दिया हुआ है कि जिस समय उसने राजधानी पर कब्जा किया, अधिकार किया, उस समय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल वर मसकर्ड, यानी हजारों लोगों को एक साथ उसने मार दिया। ये हमला करने की बात मैं कह रहा हूं। ये 1974 की घटना है। और ये जो गृहयुद्ध है, ये 1975 तक चलता है। 1975 में जो ये पोल पॉट है, इसकी जीत हो जाती है और कंबोडिया पूरी तरह से इसके अधीन आ जाता है। अब इसके बाद देखिए कि इसने क्या नंगा नृत्य किया है। इस बीच में एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं, तो आप ये समझिए कि खमेर रूज ने, ये इसने जो पोल पॉट ने जो किया है, उसके लिए बहुत हद तक अमेरिका भी उत्तरदायी है। कारण इसका यह है कि सिविल वॉर के समय जो नरोत्तम सिंहानुग की सरकार थी, नरोत्तम नहीं थे वहां, लेकिन उनकी सरकार उस समय जो चल रही थी, उस सरकार ने आग्रह किया था अमेरिका से कि आप हमारी मदद करें, सैन्य सामग्री दें और भी एड दें, जो भी सहयोग आप कर सकते। अमेरिका ने कंबोडिया के शहरों पर भयंकर बमबारी की, इतनी भयंकर बमबारी की कि उसकी तस्वीर आज आप देख सकते हैं नेट पर, कि शहर के शहर और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी चीजें थी, सबको तहस नहस कर दिया अमेरिका ने। इतनी भयंकर बर्बादी की अमेरिका ने जिसका वो ठिकाना नहीं है। और ये जो बर्बादी है वो लंबे समय तक चली, और शायद निक्सन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 1973 में जाकर के इस पर रोक लगाई।
तब तक क्या हुआ, अमेरिका की ऐसी भयंकर बर्बादी से कंबोडिया के लोगों में एक तरह की वितृष्णा उत्पन्न हुई अमेरिका के विरुद्ध। उनको लगने लगा कि अमेरिका से खराब न कोई देश हो सकता है, न वहां का कोई समाज हो सकता है। और उनको यह मालूम था कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है। इसलिए एक नारा उन्होंने दिया जिसमें वो कहते हैं कि वी हैव डिफीटेड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सुपर पावर एंड विल देयरफॉर ट्रायम्फ ओवर ऑल अपोजिशन, नेचर, द वियतनामीज एंड ऑल अदर्स। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अमेरिका को एक हिसाब से बमबारी बंद की, अमेरिका ने अपनी इच्छा से बंद की। उनको ये लगा कि हमने अमेरिका को परास्त कर दिया है, हम अमेरिका से हारे नहीं। और जब हमने महाशक्तिशाली अमेरिका को हरा दिया तो अब तो हम प्रकृति को भी हरा देंगे, वियतनाम को भी हरा देंगे, और भी कोई तत्व होगा जो हमारे विरोध में खड़ा होगा, हम उसको उड़ा देंगे। तो ये जो अमेरिका की जो भूमिका थी, इस भूमिका ने जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां की, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कंपूचिया, उसको, अपने काडर को, अपने लोगों को फैलाने में मदद की। ये मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी कहिए कि वो अमेरिका की, क्या कहा जाए, उसकी ऐसी नीति थी जिसके कारण ये फैलाव हुआ। दूसरा, एक अमेरिका की एक और गलती थी कि जिस नरोत्तम सिंहानूक, जिनके साथ वार्ता करके सब कुछ करके नरोत्तम सिंहानूक वहां के राजा रहे, या अमेरिका का संपर्क बना रहा, बाद में जब नरोत्तम सिंहानूक को अपदस्थ किया गया, हटाया गया, तब भी अमेरिका ने उसमें साथ दे दिया। सोचिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि CIA के आशीर्वाद से नरोत्तम सिंहानूक को हटाया गया। ये वैसा ही है जैसे आप जानते हैं लैटिन अमेरिका में किसी भी राजा को हटा देना, किसी शासक को हटा देना, दूसरे को बिठा देना, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको नापसंद करते हैं उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो ये दो बहुत बड़े कारण थे अमेरिका के, जो कि इस चीज के लिए उत्तरदायी है। लेकिन यदि अमेरिका को 2 मिनट के लिए छोड़ दें तो सबसे बड़ा जो उत्तरदायी तत्व है पोल पॉट के उदय में, वह है कम्युनिज्म। क्योंकि कम्युनिज्म ने जो कुछ दुनिया में किया था वह पोल पॉट ने देखा था, और वह लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबर था। उसने उत्तर कोरिया को देखा था, उसने चीन को देखा था, उसने वियतनाम को देखा था, उसने सोवियत संघ को देखा था। उसे लगा कि यही एक विधि है, यही एक माध्यम है जिससे कंबोडिया को वो स्वर्ग बना सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। अब उसने क्या किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं दूं ताकि लोगों में बात समझ में आए कि कम्युनिज्म कितना घिनौना, कितना पैशाचिक और कितना मानव विरोधी हो सकता है। और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं इन लेखकों को जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जिसका नाम ही है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म। मेरा मानना है कि जो भी बौद्धिक व्यक्ति इसको पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, और विशेषकर अगर कम्युनिस्ट जो भी आज होंगे दुनिया में उसको पढ़ें तो वो, मेरा अनुमान है कि वो कम्युनिज्म को छोड़ देंगे, वो उसको, उसके साथ नहीं रह सकते। और इस पुस्तक को लिखने में बहुत बड़ा कहिए कि जोखिम भी है। ये उन लेखकों ने इस पुस्तक को लिखा है जिन्होंने बहुत सारी घटनाओं को देखा भी है और स्वयं कम्युनिस्ट रह चुके हैं। इसलिए उन्होंने इनमें से बहुत सारी घटनाओं को भोगा है, देखा है। मैं पोल पॉट की बात कर रहा था, अब उसके विषय में इसी संदर्भ में बताता हूं कि हमें जानकारी आज कहां से मिल रही है पोल पॉट के बारे में। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जो शासन जहां पर रहा है, पोल पॉट के बारे में वैसे भी वो कुछ लिखता पढ़ता नहीं था, फोटो कोई खींच नहीं सकता था। सबसे बड़ा उदाहरण उसका यह है कि पोल पॉट ने जितने भी फोटोग्राफर थे, जो जर्नलिस्ट थे, सबको मार दिया। उसने निरपवाद रूप से फोटो खींचने वाले की गर्दन काट देता था या गोली मार देता, बर्बाद देता। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, मान लगा सकते हैं कि किसी घटना की फोटो जो मिल रही है आपको, वो बहुत ही दुर्लभ पदार्थ है, दुर्लभ चीज। और एक सज्जन है इसमें, जैसे कि जिन्होंने उदाहरण दिया है बहुत अच्छा, कि यहूदियों का जिस तरह से आप कहिए कि संसार में अनेक स्थानों पर उनके उनके उनका कहिए कि उनका संहार हुआ है, जर्मनी में, सोवियत संघ में, पोलैंड में, अन्यत्र स्थानों पर। तो ये लेखक कहते हैं कि फिर भी कुछ यहूदी जो बच गए या किसी तरह से उनकी जान बची है, उन्होंने उस घटना का वर्णन किया है, और जिसको हॉलोकॉस्ट कह सकते हैं या अन्य चीजें कह सकते हैं, उसको भूलने नहीं दिया है समाज को।
तो वैसे ही कुछ वीर पुरुष कंबोडिया में भी पैदा हुए, जिनमें से एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति महीनों जंगल में रहा, बिना भोजन के, बिना पानी के, पता नहीं कैसे जीवित रहा, लेकिन उस व्यक्ति का एक ही उद्देश्य था कि मैं इस पोल पोट के रेजीम से बाहर चला जाऊं और जाके संसार को बता दूं कि मैंने क्या क्या अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरह के कुछ, कहिए कि वीर पुरुष कहिए, जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा करके संसार के समक्ष गए और उन्होंने इसका उल्लेख किया, तो संसार को पता चला। इस लेखक ने दूसरा वर्णन किया है वियतनाम और चीन का, कि वियतनाम और चीन से चूंकि कंबोडिया का संबंध था, या उत्तर कोरिया से था, तो वहां बहुत सारा साहित्य होगा अखबार में या अन्यत्र, जहां से आपको बहुत सारी सामग्री मिल सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि वियतनाम में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, चीन में भी वही हाल है और उत्तर कोरिया में वही हाल है। तो जब उन्होंने अपने, कहिए कि पुस्तकालय नहीं खोले, संग्रहालय नहीं खोले, या उस समय के जो साहित्य है उसको संसार के समक्ष नहीं आने दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है कि लोग कैसे जानेंगे कि पोल पॉट का विचार क्या था, कंबोडिया में क्या चल रहा था, कोई क्या सोच रहा था। अब प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा कैसे गया और क्यों मारा गया। तो पोल पॉट का यह कहना था कि जो शहर में लोग रहते हैं वो हमारे दुश्मन है, इसलिए उसने उसने अचानक आदेश दिया। वह भी अचानक आदेश ऐसा था, 24 घंटे का, 24 घंटे का आदेश था कि नॉम पेन जो वहां की राजधानी है, सोचिए उस समय वो बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा नगर था, क्योंकि 80 लाख लोगों में से लगभग 15-20 लाख लोग एक ही शहर में रहते, और उसमें उस शहर में अनेक प्रकार के लोग रहे होंगे। उसका आदेश था कि हम आपको यहाँ के लोगों को 24 घंटे का आदेश देते हैं, 24 घंटे के अंदर सबको शहर छोड़ देना है। और उसके लिए तर्क ये दिया गया कि अमेरिका फिर से इस पे बम गिरा सकते हैं लोगों पर, और आपको जान का खतरा है, आप यहां से भागिए। 24 घंटे के अंदर आदित्य, आप कल्पना कीजिए, जो लोग सैकड़ों वर्षों से अपने घरों में रह रहे हो कैसे छोड़ के जाएंगे। और उसमें एक झूठ यह बोला गया कि 3 दिन के बाद आपकी वापसी हो सकती है। ये दूसरी बहुत ही बुरी बात थी, जिसके कारण जो है बहुत अन्याय हुआ लोगों का, क्योंकि इसमें लोग वही ले जाना चाह रहे थे जो वो अपने बदन के साथ उठा के ले जा सकते हो, कंधे पे ले जा सकते हो जैसे, और पूरा नगर खाली करा लिया गया। अब मुश्किल ये हुई कि जहां 15-20 लाख लोग, और भी शहरों के साथ ऐसे ही, अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जाए तो जाए कहां। लोग जो है सड़क के किनारे कैसे भी करके आप वहां रहने लगे। उनको भोजन नहीं मिलता था, मेडिकल की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, पानी की दिक्कत थी, खाने पीने की तो इतनी किल्लत थी, इतनी मुश्किल थी कि पोल पॉट के युग में, आप कहिए मुश्किल से वही 3 साल 8 महीनों के समय में, जो मैं संख्या बता रहा हूं 20 लाख, उनमें संभव है कि सर्वाधिक लोगों की मृत्यु कहिए कि भूखमरी से हुई है, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता था। वो क्या करते, ऐसे ही रह जाते। और ये क्या करता था, पोल पॉट की बड़ी संख्या में लोगों को कैद कर लेता था, जेल में रखता था। जेल में भी ये भोजन नहीं देता था। जेल, आप कम्युनिज्म का जो जेल है, वो सामान्य जेल से बहुत भिन्न है। ये आपको सोवियत संघ से लेके, चीन से लेकर के उत्तर कोरिया, वियतनाम और कंबोडिया, सब जगह एक सा नियम है। वो उस जेल को री एजुकेशन सेंटर कहते हैं, यानी कि पढ़ाई है, आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। दोबारा पढ़ाया जाना एक बहुत बड़ा मिसनोमर है, ये मिथ्या है। उसका मतलब ये होता है कि आपको पीटा जा रहा है और आपने आज तक जो सीखा है उसको आपके दिमाग से निकाला जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ताकि आप एक ही चीज जाने कि कम्युनिज्म संसार की सबसे अच्छी चीज है, और जो भी कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है आप उसके हिसाब से चलें, पद चिन्हों पे चलें। ये होता है री एजुकेशन सेंटर, जिनमें लोगों को इतना पीटा जाता था, इतना पीटा जाता था कि अधिकतर लोग तो मर जाते थे उस पिटाई से, और भोजन उनको मिलता नहीं था। तो भूख से और यंत्रणा से लोग मर जाया करते थे। दुर्भाग्य की बात यह है उस कंबोडिया के लिए कि वहां पर महिलाओं या बच्चों तक के साथ वैसा ही अन्याय किया जाता था जो अन्याय हम आपको बता रहे हैं वयस्कों के साथ किया जाता था। तो इसको जो कहते हैं स्थानांतरण लोगों का, इतनी भारी संख्या में शहर के लोगों को गांव में भेज दिया या सड़क में भेज दिया, उनको भोजन की परेशानी होने लगी। और जो कोई व्यक्ति भी विरोध करता या कुछ शंका
करता, सार्वजनिक रूप से कुछ शंका जाहिर करता, सबको गोली मार दी जाती या उसकी हत्या कर दी जाती। हत्या जिनकी होती थी उनमें प्रमुख लोग कौन थे? प्रमुख लोग वो थे जो नरोत्तम सिंहानुक के समय में उनकी पुलिस में रहे हों, उनके शासन में रहे हों, उनके प्रशासन में रहे हों, या उनकी सेना में रहे, जिनको मार दिया जाता था। उसके बाद जो भी बौद्धिक व्यक्ति दिखता था उनकी हत्या हो जाती थी, जितने व्यापारी हैं उनकी हत्या हो जाती थी। क्योंकि पोल पॉट ने सबसे जो आते ही अपनी दृष्टि से जो कमाल का काम किया वो आया था कि रुपए को खत्म कर दिया, यानी मनी। आप जानते होंगे वैसे भी कि साम्यवाद रुपए में या किसी मुद्रा में विश्वास नहीं करता। उसका कहना है कि ये जो मुद्रा है ये भी एक शोषण का तरीका है, इसलिए आप सामान बनाइए, हमें दे दीजिए, हम सामान बनाए आपको दे दें। ये वस्तु विनिमय में वो उसको कहते हैं कि सर्वोत्तम विधि है। तो जो मुद्रा तक को कहिए कि वो उसने पोल पॉट ने खत्म कर दी, तो वो व्यापारियों कैसे रहने देता? तो व्यापारियों को भी मार दिया गया। कहते हैं कि केवल रेलवे के जो में रेल में जो काम करने वाले लोग थे, रेलवे के जो कर्मचारी थे, केवल उन्हीं को छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उनको यदि मारा जाता तो कोई दूसरे लोग रेल नहीं चला सकते थे, इसलिए वही लोग बच गए, अन्यथा बाकी सारे लोगों को मार दिया गया। यहां तक कि डॉक्टरों की कोई कहिए कि उनका कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि उनका कहना था पोल पॉट का कि ये डॉक्टर जो है, जो बनता है 4 साल 5 साल खाली उस मेडिकल की पढ़ाई करके, ये समय की शुद्ध बर्बादी है। तो उसने क्या किया कि बच्चियों को, लड़कों को जो मुश्किल से 15 साल के हो, 14 साल के हो, उनको जबरदस्ती, जैसे घाव चीरना हो, सर्जरी करना हो, ऑपरेशन करना हो, उसको सिखाया मैनुअली, जिसको कहते हैं ना डेमोन्स्ट्रेट करना, वैसे करा के उनको सिखा दिया और कहा कि ये हमारे डॉक्टर हैं और इनसे बेहतर कोई डॉक्टर नहीं। और जितने भी लोग हों, चाहे वो प्रकांड विद्वान रहे हों या किसी और क्षेत्र में बहुत उन्होंने नाम कमाया हो, उन सब का एक ही काम कहा गया कि आपको खेत में जाकर के खेती करना है। अब आप ये कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए कि जो व्यक्ति जैसे मैं हूं, अगर मैंने खेत में काम किया नहीं है तो मैं कैसे खेत में काम करूंगा? होगा यही कि कुछ दिन में मेरी हालत खस्ता हो जाएगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगा। और इसी प्रकार से अनेक लोग वहां पे मरते चले गए। गांव गए, गांव में काम करना पड़ता था, मर जाते, भोजन मिलता नहीं था, भोजन की राशनिंग हो गई। और वहां पर जहां जहां कम्युनिज्म गया है, हर देश में ये इतिहास कहिए कि में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि वहां मानव निर्मित अकाल हुआ है। क्योंकि जिसको कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब यह है कि आपने सारी जमीन सरकार की घोषित कर दी और सारे जो किसान हैं उनको कहा कि तुमको इसको उपजाना है और सारा अनाज जो है सरकार ले, तुमको कुछ मिलेगा नहीं। तो एक कलेक्टिवाइजेशन जो है, जिसमें कहते हैं कि माओ को बहुत सारे वर्ष लगे, स्टालिन को बहुत सारे वर्ष लगे, और वैसे सच्चाई है कि संसार में कलेक्टिवाइजेशन कहीं पर सफल हुआ भी नहीं। तो पोल पोट ने जो किया वहां भी सफल नहीं हुआ, लेकिन उस क्रम में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। और उन सब की मौत का, उनकी मृत्यु का जो उत्तरदायी है एक व्यक्ति, वो है पोल पोट खुद। तो हुआ यह जो सबसे बड़ी बात जो मैं जिस पर बार बार बल दे रहा हूं, वो ये है कि अगर माओ की कहानी आप सुने, चाहे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कहानी सुने, तो वहां पर तो 8-9 करोड़ लोगों को मारा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी जो कालावधि है वो बड़ी लंबी है। यानी कि आप देखिए कि 1925-26 के बाद से वहां कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है, उसके बाद में लॉन्ग मार्च होता है, उसमें भी लोगों की हत्या होती है। 1949 में पूरे चीन पर अधिकार हो जाता है। उसके पहले 49 तक भयंकर गृहयुद्ध होता है पूरे चीन में। और 49 के बाद भी जब तक माओ स्वयं मरा नहीं है 1976 में, तब तक लोगों की हत्या और मारकाट चलती रहती है। तो चीन में क्या है कि ये समय बड़ा लंबा था। ऐसे ही सोवियत संघ में 1917 के आंदोलन से, मैं तो उसको क्रांति कहूंगा नहीं क्योंकि उपद्रव था, तो ये जो उपद्रव हुआ कम्युनिस्टों के द्वारा, विशेषकर लेनिन और स्टालिन जैसे गुंडों के द्वारा, क्योंकि ये लोग मानव विरोधी गुंडे थे, नरपिशाच थे, इनमें मनुष्यता नहीं थी, तो इनको क्रांतिकारी कहना क्रांति शब्द का अपमान है। तो 1917 से लेकर के 1939 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ,
तो वो समझिए कि इतना लंबा कालखंड गुजरा है जब लोगों के साथ ऐसा होता रहा। पोल पोट ने क्या किया, उसकी सघनता को बढ़ा दिया। यह सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि जो काम एक दूसरा देश 20, 25 या 40 साल में कर रहा है, पोल पोट ने उसको मात्र 44 महीने में संपन्न किया। परिणाम यह हुआ कि कोई घंटा मिनट नहीं बीतता था जब लोगों की हत्या न होती, क्योंकि उसने यही कहा कि मैं तुरंत सब चीज को समाप्त कर दूं। और बिल्डिंग तोड़ दी गई, भवन तोड़ दिए गए। सामाजिक जो अंतर होता है एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में, जैसे कोई बौद्धिक है उससे और जो न पढ़ा लिखा हो उसके बीच में कोई अंतर होगा, पोल पॉट ने कहा कि ये अंतर मैं समाप्त करता हूं। लोगों ने उनकी जो आइडेंटिटी कार्ड होते थे, कहीं भी किसी ने नौकरी की है, कुछ किया है, उस सब को छीन लिया गया। व्यक्ति विशेष को उसकी पहचान से भी दूर कर दिया गया। वह एक मनुष्य मात्र है और मनुष्य भी उसकी दृष्टि में एक रोबोट है, एक काम करने की चीज है जिसको आदेश दिया जाए और वो काम करे। इससे अधिक उस व्यक्ति का कोई अपना महत्व नहीं। नैतिकता क्या होती है इससे उसको कोई लेना देना नहीं। अपने ही परिवार के लोगों के सामने परिवार के लोगों की हत्या करना, उनका बलात्कार करना, उनको अपमानित करना सार्वजनिक रूप से, ये रोज का धंधा था। मतलब सामान्य मनुष्य उसके लिए उसने कभी सोचा ना हो मन में कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ये वहां पर हर पल हर क्षण होता था। तो ये इतना घिनौना क्यों हुआ, उस पर मेरा मानना यह है कि कंबोडिया सनातन से दूर हो गया। दूसरा यह था कि सनातन में जो भी आप लेखक को पढ़ेंगे तो वहां पर हिंदू धर्म में एक विशेषता यह है कि हमारे सारे देवी देवता, ब्रह्मा जी को छोड़ दीजिए तो सारे देवता, और इधर देवी में तो देवी में भी कई देवियों के पास में अस्त्र शस्त्र हैं, तो हमारे देवता अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहे। इसलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ये एक तरह का लड़ने का हमेशा यह कुछ न कुछ उनके अंदर शक्ति रही है, शौर्य और पराक्रम का की परंपरा रही। लेकिन उसके विपरीत जो जैन मत हैं या बौद्ध मत हैं, इन्होंने ऐसी कोई परंपरा नहीं बनाई है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि चूंकि वो बौद्ध की तरफ अधिक झुक गए, नतीजा यह हुआ कि उनमें शौर्य पराक्रम का अभाव हुआ, तो वो लड़ नहीं पाए वहां के लोग। और आप देखते हैं कि तिब्बत का भी वही हाल हुआ है। दलाई लामा अपने साथ लाखों लोगों को लेकर के भारत आ गए। वहां के लोगों ने ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं किया, युद्ध किया उन्होंने, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके यहाँ चूंकि बौद्ध थे तो उस तरह की सैन्य सामग्री नहीं रखते थे, उस तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं रखते थे। जिन लोगों ने वीरतापूर्ण युद्ध किया इसमें कोई दो राय नहीं है, चीन से, लेकिन उनके पास में वो परंपरा नहीं थी, राज्य के पास में वो शक्ति नहीं थी। वो उसको छोड़ चुके थे बौद्ध बनने के कारण, क्योंकि उनको लगा कि संसार में शांति रहेगी या हिंसा ही रहेगी, कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा। इसलिए दलाई लामा को आना पड़ा, और दलाई लामा ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा भी कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो इसका कारण यह है कि वह एक कंबोडिया की बड़ी कमजोरी हुई। लेकिन हिंदू धर्म के ह्रास होने के कारण, सनातन धर्म के ह्रास होने के कारण वहां पर सनातन धर्म से लोग दूर चले गए। यही कारण था कि उन्होंने कम्युनिज्म को अपनाया, और कम्युनिज्म को अपनाने के कारण उनमें, उनके अंदर जो कहिए कि वो मनुष्य नहीं रहे, बल्कि मनुष्य के रूप में पिशाच बन गए। वैसे ही पिशाच जैसे माओ बना था, होचिमिन बना था, स्टालिन और लेनिन बने थे, या आपको नॉर्थ कोरिया के जो शासक है वो बने थे। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमें इस दृष्टि से इस देश का अध्ययन करना चाहिए। और आज भी इस देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आज के विषय में यदि आप जानकारी लेंगे तो अब क्या हुआ है कि 1979 में, जो मैं बार बार कर रहा हूं, 44 महीने का समय था, तो पोल पोट शासन की समाप्ति कैसे हुई? तो एक ओर से वियतनाम ने आक्रमण कर दिया कंबोडिया पर, और वियतनाम ने इतना भीषण आक्रमण किया कि कंबोडिया लड़खड़ा गया, कमजोर पड़ गया, और पोल पोट का विरोध भी होना शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप पोल पोट को वहां से भागना, और धीरे धीरे करके, और उधर नरोत्तम सिंहानुक जो है वो जीवित थे, वो थे, उन्होंने संसार भर में एक माहौल बनना शुरू किया, वातावरण बनना शुरू किया। और 1991 में, जिसमें बहुत सारे देशों का सहयोग था,
उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, फ्रांस और जितने और देश हैं, सबने मिलजुल करके नरोत्तम सिंहानुक को वहां का राजा बनाया। फिर से 1991 राजा उनके बनते ही वहां पर जो शासन व्यवस्था है वो चलने लगी, और एक क्या बोलते हैं उसको, एक कहिए कि संसदीय स्वरूप भी दिया गया सरकार का। लेकिन हुआ यह कि उसके बाद भी कंबोडिया की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत नहीं सुधरी है। अभी कंबोडिया की जो कहिए कि आर्थिक स्थिति है वह आप कह सकते हैं कि पिछड़ी हुई है। उनके पास में एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़े से कपड़े, कुछ जूते बनाते हैं, और बाकी जो पर्यटन का उद्योग है, यानी बाहर से लोग आते हैं, जिनमें आपको अच्छा लगेगा जान करके कि जो लोग वहां जाते हैं उनमें से अधिकतर लोग अंकोर वाट ही देखने जाते हैं। तो वो उनकी कमाई का थोड़ा बहुत साधन है, लेकिन आर्थिक संपन्नता अभी हुई नहीं है। लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। अभी भी वो एक पार्टी सिस्टम या राजतंत्र का समय चल रहा है। और यही चीज लाओस में भी है, यही चीज वियतनाम में भी है। इसलिए बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, यह अवश्य है कि अब वैसी कोई मार काट नहीं है, लोगों को बेवजह या बिना कारण उनका उनका संहार नहीं हो रहा है। यह इतनी विशेषता है, इतनी अच्छी बात है। तो इसलिए मैं अपने सारे दर्शकों को, श्रोताओं के सामने बातें रख रहा हूं, ताकि सभी चिंतन मनन करें और इस पर और विवेचना हो और विस्तार से विचार हो कि क्या सनातन छोड़ करके कोई देश अपनी कितनी क्षति पहुंचा सकता है। वो लुट सकता है, वो बर्बाद हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। इन एक्चुअली क्या है कि सनातन धर्म के बिना कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रहा है। अगर पश्चिमी देशों को भी देखें तो दूसरे देशों में इन्होंने एक्सपोर्ट किया अब्राहमिज्म को, लेकिन अपने देशों में इन्होंने चर्च को दूर रखा है गवर्नमेंट से। हम्म, हम्म, हैं? बिल्कुल। अमेरिका अमेरिका और यूके को अगर आप देखें, उनका गवर्नमेंट देखें तो चर्च बाहर है उनकी गवर्नमेंट से। हम्म, बाकी सबको उन्होंने ये बेचा है। और उन्होंने बहुत जगह जो है मिडिल ईस्ट के इस्लामिज्म को बहुत यूज किया है उन्होंने। हम्म, और तो इसलिए उन्होंने यूज किया ताकि कि वो अ, एक तरीके से लोगों के अराजकता फैला दे। और नेटिव्स के विरुद्ध बहुत यूज किया, जैसे भारत के विरुद्ध यूज किया, पाकिस्तान बना के, अफगानिस्तान बना के, बर्मा को अलग करके। जबकि बर्मा भारत के बिना नहीं रह सकता। ना। पाकिस्तान भी हिंदू हिंदू ही राष्ट्र है, हिंदू का ही, हिंदुओं की जगह है। वो भी बिना एक हिंदुओं के सेकंड नहीं रह एक सेकंड सकता। में आपको एक सेकंड में आपको रोकूं तो इतना अच्छा लगेगा आपको जान करके कि जो आपने कहा कि वर्मा हमारे बगैर नहीं रह सकता, तो इसी में जोड़ना चाहता हूं। देखिए, भारत ने ये सिद्ध कर दिया है कि इसके बिना भारत के आसपास जितने भी देश हैं उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन या शासन उनके लोगों के द्वारा संभव नहीं है। आज आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप खून के आंसू रोएंगे कि उसका क्या हाल हो गया। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, उसका क्या हाल हो गया है। ये सारे देश चलाए ही नहीं जा सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि सनातन की वापसी और सनातन शासन प्रणाली, जिसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, हमारा पौरोहित्य, जो हमारे पुरोहित होते हैं, जिन्होंने राजाओं को हमेशा सुझाव दिया है, चाहे वो विदुर रहे हों, द्रोणाचार्य रहे हों, भीष्म पितामह रहे हों, ऐसे लोगों की जो जो व्यवस्था भारत ने उत्पन्न की है वो संसार में कहीं नहीं है। इतना ही मैं कहना चाह रहा बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये कोई भी देश अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं। कि अगर अगर पाकिस्तान का उदाहरण लेंगे तो पाकिस्तान तो ऐसा लगता है कि उसको अमेरिका का खुफिया तंत्र ही चला रहा है। हूं। भारत की चिड़ में भारत को दबा के हाँ, रखो। बहुत सालों तक दबा के रखा, यहाँ तक कि उसका बिल्कुल। न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनवा दिया, उन्होंने ही बनवाया। हाँ, और क्या। मतलब नॉर्थ कोरिया से लेकर आया, उसको दे दिया। बट एनीवे, मतलब वो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो हेट इज लाइक ए ड्राई आइस, हम्म, इट बर्न्स द वेरी हैंड विच होल्ड्स इट। जो भी हम्म, जो भी घृणा के मार्ग से चलता है, वो घृणा ही उसको मार देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात, सही ना, बात। तो इसलिए हमको बोला गया है कि मोह मत मत्सर्य सबसे दूर रहे। मत्सर्य तो पागलपन है, ये तो पागलपन हम्म, इन लोगों ने हाथ प्रास। लेकिन कंबोडिया का इतिहास किस तरह महाभारत से जुड़ा हुआ है और उसका वास्तविक आज का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम सब ने आज डिस्कशन किया। और शायद ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में ना हो, लेकिन नहीं नहीं, अगर किसी आप किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिले ये तो, नहीं नहीं मिलेगा। और शायद इसको लिखने पे आप यूपीएससी का एग्जाम भी ना क्रॉस कर पाए।
क्योंकि वो लोग तो वो नहीं, लोग वो तो तो मैं कहूंगा कि उनमें जो जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से उनका आह्वान करूंगा कि वो अवश्य सुने इस बात को, हाँ, क्योंकि ये चीज उनको सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलेगी, और जिस दृष्टि से मैं कह रहा हूं वो भी उनको नहीं मिलेगी। इसलिए इसको अवश्य सुने, इस पर मनन चिंतन करें। और ये संसार के लिए संदेश है कि आप जो उच्चतम मनुष्य के लिए जो उच्चतम जीवन शैली हो सकती है, जो सनातन है, उससे यदि आप च्युत होते हैं तो आप पिशाच ही बनते हैं। बिल्कुल नरकिया। हाँ। तो और लोगों को ये भी बता दें कि शैलेंद्र जी हिमसेल्फ यूपीएससी का की बाधा को क्रॉस कर चुके हैं बहुत पहले, बहुत सालों पहले। तो बहुत सालों उनको एक्सपीरियंस है। तो वो हाँ, जब आपको बता रहे हैं, शायद ना भी हो, लेकिन शायद आपके जो इवेल्युएटर्स होंगे एग्जाम जब आप लिखेंगे तो वो देखेंगे कि ये सोचता अलग तरीके से है। हाँ, तो हाँ। उसके बेसिस पे आपको एक यू कैन स्टैंड आउट ऑल्सो इन द यूपीएससी एग्जाम ऑल्सो। और अमेरिका में तो कोई इस तरह का एग्जाम होता नहीं है, जो चुनते हैं वही आ जाते हैं, तो इसलिए आप नहीं, अमेरिकन उनको डिप्लोमा उनको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले से डिसाइडेड होता है कौन आ रहा है यहाँ के सिविल हाँ। सर्विसेज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और जो अमेरिका से देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पे सबटाइटल्स आप देख रहे होंगे, बड़ा एक्यूरेट इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मैं देख रहा हूँ बार बार। तो जो हम्म, लोग यहाँ पे सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, और जो भारत में देख रहे हैं और दूसरे देशों में देख रहे हैं, हिंदी बहुत जगह बोली जाती है, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी भाषा है। तो जो भारत में देख रहे हैं उन सबके लिए बोलूंगा कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और सतोलॉजी के सारे वीडियोस को आप एक तरीके से रेफरेंस मटेरियल में यूज कर सकते हैं। और हम्म, हमको भी एक इच्छा ये भी रहती है कि हमारे पास मैन पावर का बहुत कमी है, मैं बड़ा ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉन प्रॉफिट है, रिलीजियस नॉन प्रॉफिट है। तो आपको शॉर्ट्स बना के मुझे टेलीग्राम पे मेरे भेज दीजिए, टेलीग्राम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हम उसको पब्लिश कर देंगे। तो बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद सबका। उसी में जोड़ दूं कि मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये बात रखी थी मेरे सामने कि कंबोडिया पर वार्ता रखनी चाहिए। तो उनको मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। ऐसे ही टिप्पणी करते रहें और दिशा निर्देश देते रहें, आगे हम उस तरह से काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और आपका चैनल बौद्धिक वर्ग में अनोखा, निराला और अकेला चैनल है, जो संसार के बौद्धिकों के लिए एक तरह से चुनौती है कि ऐसे ऐसे विषय लेकर के लोग आते हैं जिन पर अवश्य आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और बड़ा आश्चर्य होगा शैलेंद्र जी आपको एक बात, बिफोर अभी एंड करने से पहले, कि डच में जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हम्म। जो हिंदी सुन रहे हैं, जो भारत के मूल निवासी भी नहीं है लेकिन हिंदी समझ में आती है, लिथुआनिया, डच, नीदरलैंड्स में, वो भी हमारे चैनल पे टिप्पणी कर रहे हैं, वहां के लोग आ रहे हैं अपने शो पे। वाह, 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 वाह। तो बहुत और अपनी अपनी भाषा में तो अभी आप अनेक प्रकार की हिंदी देखने वाले हैं यहाँ पर। है। यूरोपीय हिंदी, साउथ अमेरिकन हिंदी, और अमेरिकन हिंदी तो सबको मालूम है कैसी होगी, लेकिन वो के लोग भी इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी तो बात है, अच्छी बात। तो नमस्ते, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।